हेलो दोस्तों, विधायक कैसे बने इस श्रृंखला की जो प्रथम भाग था उसमें हमने विधायक बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और उसके कर्तव्य, अधिकार, उसका पारिश्रमिक, उसको लाभ, इन सब को हमने प्रथम विधायक कैसे बने प्रथम भाग में इसको डिस्कस किया था। इसी सीरीज के कंटिन्यूशन में हम अब जो आज का वीडियो है ये आपको बताएगा कि आप किसी भी विधायकी चुनाव में या अन्य चुनाव में किस प्रकार से भाग ले सकते हैं, उनके लाभ क्या हैं, उनके जो अपनी परेशानियां हैं वो क्या हैं। तो ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो का उद्देश्य आम जन में राजनीतिक चेतना बढ़ाने के लिए, अपने विधायकों को जानने के लिए, चुनाव के बारे में जानने के लिए इस उद्देश्य से किया जा रहा है। तो विधायक के चुनाव में आप दो तरह से भाग ले सकते हैं। पहला भाग ये है कि आप एक निर्दलीय उम्मीदवार, यानी कि जो किसी दल से, राजनीतिक दल से संबंध ना हो, केवल अपनी विचारधारा से समाज के सामने जा रहा है, वोटर्स के बीच में जा रहा है और अपने विचारों के समर्थन में समर्थन ले रहा है। दूसरा जो तरीका है वो ये कि आप आम जन के बीच में किसी राजनीतिक दल से संबद्ध होकर उसके टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उस दल की जो विचारधारा है और उस दल की जो नीतियां हैं उनको स्वीकार करते हुए उसके अनुसार भविष्य में कार्य करेंगे, ऐसे एक वादे के साथ जनता के साथ सामने जा रहे हैं। तो दोनों की अपनी परेशानियां हैं, दोनों के अपने लाभ हैं, व्यक्तिगत भी और सामाजिक भी। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अगर आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में जा रहे हैं, अगर आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में जा रहे हैं तो वो किस तरह से कार्य करता है। तो जैसे हम देखें कि किसी भी प्रदेश को कई विधानसभा क्षेत्रों में भौगोलिक आधार पे, जनसंख्या के आधार पे और वहाँ की जो स्थितियां हैं उसके आधार पर विभाजित किया जाता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर जनसंख्या के आधार पर देखें तो करीब 1 लाख की आबादी पर एक विधानसभा का गठन किया जाता है। इस कारण से पहाड़ी क्षेत्र में तो विधानसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है क्योंकि वहाँ पर आबादी का घनत्व कम है, जबकि यही व्यवस्था अगर शहरों पे लगाई जाती है तो शहरों में कम क्षेत्र आता है क्योंकि वहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत अधिक है। तो यहाँ पर यह बात जानना जरूरी है कि 1 लाख जो कि औसत ले रहे हैं, इस संख्या से थोड़ा कुछ हजार ज़्यादा कुछ हजार कम होती है। अभी तो वर्तमान में 2021 के बाद ये मान के चलिए कि करीब 1,30,000, 1,60,000 इस तरह की वोटर्स की संख्या एक विधानसभा क्षेत्र में है। इस विधानसभा क्षेत्र को भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से, जिससे कि आसानी से सभी वोटर उस चुनाव प्रणाली में भाग ले सकें, और जनसंख्या के आधार पर कई बूथों में बांटा गया है। तो लगभग एक विधानसभा क्षेत्र में कहीं पे 160 भी हैं, कहीं पे 140 भी हैं। आप ये मान सकते हैं कि इस संख्या में बूथों की, एक विधानसभा क्षेत्र में बूथों की संख्या लगभग 150 और जो वोटरों की संख्या है किसी बूथ पे जो वोटरों की संख्या है वो 800 से लेकर के 1200 या उससे उसके आसपास ये मान सकते हैं। अब इन बूथों को पे
जो वोटर्स हैं उसमें यदि आप चुनाव जीतना चाह रहे हैं तो उसका जो प्रबंधन है वो किस प्रकार हो। ये एक प्रमुख बिंदु होता है जिस पे सामान्य जन बहुत प्रशिक्षित नहीं है या वो उसमें उस चीज पे बहुत ज्यादा उत्साही हो करके ध्यान नहीं देता है। तो चुनाव जीतना एक चुनाव, अच्छे चुनाव, एक कॉरपोरेट के ढंग से जो चुनाव में प्रबंधन करना है उसकी उसमें जरूरत होती है। निर्दलीय उम्मीदवार के क्योंकि उसकी व्यक्तिगत विचारधारा है, उसने एक एक वोटर तक पहुंचना है और उस व्यक्तिगत विचारधारा को कम समय में इतने लोगों तक पहुंचाना एक अपने में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यहां पे हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल दोनों उपस्थित हों और राष्ट्रीय दलों में या क्षेत्रीय दलों में बहुकोणीय मुकाबला हो, क्योंकि जिस प्रकार राजनीति का स्वरूप हो गया है बहुकोणीय मुकाबलों की संभावना तोड़फोड़ की नीतियों के कारण बढ़ गई है। तो ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवारों के जीतने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो जीत का प्रतिशत आता है या जीत के लिए जो जरूरी संख्या है, वोटर संख्या है, वो विभाजित हो जाती है भावना। लेकिन इसमें आप ये ना भूलें कि बहुकोणीय मुकाबले में भी निर्दलीय उम्मीदवार की मेहनत बहुत है। इसलिए आप देखते भी होंगे कि ज्यादातर जो विधायक चुनाव जीत करके आते हैं वो किसी ना किसी दल से संबद्ध रहते हैं, क्योंकि उनको उस राजनीतिक दल की संगठन का लाभ मिलता है। अब यहां पे थोड़ा सा हम ये भी बात कर लें कि अगर मेहनत है तो कितनी मेहनत है, क्योंकि जो निर्दलीय उम्मीदवार है उसमें बहुत से आजकल सामाजिक कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं जिनका अपना व्यक्तिगत प्रभाव जनता पर होता है। लेकिन आप इसको कुछ इस तरह से समझिए कि 150 हमारे बूथ हैं जिसमें वोटर की संख्या 800 से लेके 1200 या इसके आसपास है। अब इन एक बूथ पे जब 1200 की संख्या है और हमारे को अपने समर्थक भी चाहिए, हमें उन समर्थकों की सहायता से वोटर को बूथ तक लाना है और अपने पक्ष में वोट पड़ाना। तो स्टेप कितने हो गए? 3। पहले समर्थक होना, उसके बाद उनकी वोटर तक पहुंच, लेकिन केवल पहुंच ही नहीं, उनको बूथ तक पहुंचा करके अपने समर्थन में वोट डालना। तो ये जो किसी भी चुनाव का सबसे मुश्किल जो कार्य है वो ये है। आप अपने विचारों से समर्थन तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसको कितना अधिक अपने वोटर्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसके लिए जो मानव संसाधन है उनको जुटाना अपने में एक और अपने पक्ष में करना और वोट पड़वाना, ये चुनाव का मुख्य कार्य होता है। तो एक अगर आंकड़ों के हिसाब से जाएं हम, तो अगर एक बूथ पर हम 900 का भी एवरेज पकड़ रहे हैं, 900 वोटर का, तो 900 वोटर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमें, अगर उन 900 वोटर्स को हम औसत 4 वोटर प्रति परिवार भी पकड़ लें या 4
लोग पकड़ लें। वैसे ये बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि एक ही परिवार में वोट भी अलग अलग, जैसे जैसे राजनीतिक चेतना बढ़ रही है तो वो अलग अलग भी होती है। तो अगर हम इसको इस प्रकार लें कि एक हमारा समर्थक, एक समर्थक अगर 50 वोट भी कवर करता है तो भी एक बूथ पे न्यूनतम समर्थकों की संख्या 18 आती है। और इस 18, ये केवल गणितीय आंकड़ा है, क्योंकि एक बूथ में कई विचारधारा वाले मनुष्य हैं, कई जातियों के हैं, और जैसे कि हमको मालूम है भारतीय लोकतंत्र में जातीय समीकरण अभी भी चुनाव में बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं। तो हमारे ये 18 समर्थक विभिन्न वर्गों और जातियों से संबंध होने चाहिए, न्यूनतम 18, जिससे कि वो अपने समाज में अपने वर्ग की वास्तविक परेशानियां समझते हुए उनका सही से निदान कर सकें और उनको कन्विंस कर सकें। तो यहां पर ये बात आ गई कि हमारे जो विभिन्न जो वर्ग हैं एक बूथ के अंदर, उससे हमें समर्थक चाहिए जो हमारे समर्थन में प्रचार करेंगे, जानकारियां उपलब्ध करेंगे, हमारी विचारधारा से लोगों को अवगत कराएंगे। और इस तरह के 150 हमारे पास बूथ है। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि जो समर्थकों की संख्या है उनकी गिनती क्या आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें लगभग 3000 कार्यकर्ता, लगभग 3000 कार्यकर्ता तो एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम चाहिए, क्योंकि यही समर्थक आगे चल करके हमारे अन्य समर्थकों की संख्या को बढ़ाते जाते हैं। तो शुरुआती दौर में जब आप 6 महीने या साल भर पहले से प्रयास शुरू करते हैं तो ये धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती है, और चुनाव की गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है तो ये संख्या बढ़ती चली जाती है। इसलिए इससे बहुत निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास स्पष्ट विचारधारा है और आप सभी जो आजकल प्रचार के तंत्र हैं और इनका प्रयोग करते हैं, तो ऐसा तो कुछ असंभव कार्य नहीं होता। लेकिन हाँ, यहाँ पर मुख्य बात आती है कि एक डायरेक्शन में, एक दिशा में, यानी कि समर्थक बढ़ाते हुए लास्ट में प्रत्येक वोट को बूथ पे ले जा करके उसको अपने समर्थन में वोट डलवाना, यही एक कार्य है। इसके लिए चाहिए एक कुशल प्रबंधन, एक कॉरपोरेट टाइप प्रबंधन। इसमें विधायक को एक ऐसा सूचना तंत्र और एक ऐसा रिपोर्टिंग सिस्टम डेवलप करना होता है जिससे कि वो अपने प्रत्येक कार्यकर्ता से किसी भी समय संपर्क कर सके और वो उससे संपर्क कर सके, जो कि आजकल हमारे जो आईटी सेक्टर है उसके कारण बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। लेकिन रिपोर्टें किस ढंग की होनी चाहिए, समर्थक किस तरह से अपने विधायक से सीधे पूरे चुनाव की तैयारी के समय संपर्क में रहें, क्या क्या गतिविधियां हों, किस तरह की ट्रेनिंग हो, ये एक प्रबंधन का एक बहुत बड़ा भाग होता है। इसमें ट्रेडिशनल सिस्टम कार्य करते हैं, अभी कर रहे हैं भारत में, लेकिन अब उनमें धीरे धीरे आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। अलग तरह से संगठन उनका गठन किया जा रहा है, उनके बाद वर्क जो समर्थक हैं उनकी ट्रेनिंग, पीरियोडिकल रिपोर्टिंग, ये सभी चीज़ें इसमें अप्लाई हो रही हैं। तो आज का वीडियो आपके, अगर आपका ऐसा कोई विचार बन रहा है या आप ऐसा कोई सपना देख रहे हैं तो उसके लिए लाभदायक होगा। आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और जैसा कि हम अपना
संपर्क सूत्र दें, आपको अपने क्षेत्र के बारे में सामाजिक सर्वे या कोई अपने वोटर्स के बारे में जानकारी, या वहाँ किसी भी प्रकार की आपको अगर राजनीतिक जानकारियाँ चाहिए, सर्वे चाहिए, तो उसके लिए हमारी टीम उपलब्ध है। और आप दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी आगे की रणनीति बनाने के लिए हमसे ज़रूरी सुझाव ले सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। शुभ दिन, शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।